हेलो। यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो मैं अभी ना स्क्रीन शेयर करके पहले मैं तुम्हारा वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। लाइक जो वेक्टर का पोर्शन है जो तुमने मुझे सेंड किया है ना, पहले वो हम समझ लेते ओके। हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि यूजुअली तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट और डॉट एंड क्रॉस दोनों कर लिए हैं, बट फर्दर जो भी बचा हुआ है वो पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। यूजुअली तो मैं एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन ये तो सब आते ही होंगे, राइट। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैम एक मैं देख लूँ, एक नई बुक खोल के मैं। ठीक है। मैम अब एक बार बता ही दो। हाँ, मैंने शेयर कर रखा है, तुम्हें स्क्रीन शेयर कर रखा है, देखो विजिबल है। यस मैम। ठीक है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक्चुअली यूजुअली तो ये लेते नहीं है, बट एडिशन में क्या होता है कि हम डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ऐड करें, यानी कि दोनों यू मतलब टू वेक्टर्स है हमारे पास अगर वी एंड डब्ल्यू, तो उनका लाइक जो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल जो एंगल ले रहे हैं ना ट्राइंगल, दैट इज जो ग्रेटर है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि इसमें ग्रेटर ही हो, बट अगर मान लो ये इस वे में गिवन है कि वो ऑब्ट्यूस नहीं फॉर्म कर रहा है, तो स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि यू वी का जो सम है वो ग्रेटर साइड ही हो, वो डिपेंड करेगा कि वेक्टर की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये तो हो गया सम। अब आते हैं हम कि इफ v इज अ नॉन जीरो वेक्टर के इज नॉन जीरो रियल नंबर स्केलर, तो अगर हम उसको स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली जो उसके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो आई जे के जो कोफिशिएंट हैं उनसे हमारा के मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल वर्ड्स में। अब हम आगे क्या समझेंगे, यूनिट वेक्टर और जो मेन टॉपिक है इसमें, एक सेकंड देखो, इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे, यानी कि मान लो हमने वी u माइनस वी करना है या v माइनस वी करना है तो नल वेक्टर आ जाएगा। बट अगर किसी दूसरे वेक्टर में से किसी एक वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, बट वो पॉजिटिवली गिवन है, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर लेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में नेगेटिव कब होता है, जब उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ओके। तो जब उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि अगर हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं तो एक वेक्टर लेंगे, दूसरे का हम नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर देंगे तो उनका डिफरेंस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। ये सम को रिप्रेजेंट कर दिया है। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट तुम्हारा, नॉर्मलाइजिंग अ वेक्टर। नॉर्मलाइजिंग मतलब कि उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना, कोई भी वेक्टर गिवन है और उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा कि लाइक उस वेक्टर को उसके नॉर्म या फिर लेंथ से डिवाइड कर दें, ठीक है। वेक्टर को अगर उसकी लेंथ से डिवाइड कर दें या फिर उसके मोड से डिवाइड कर दें, मॉडुलस से डिवाइड कर दें, तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। जैसे कि अगर हमें यूनिट वेक्टर ऑफ यू फाइंड करना है, यानी कि यू कैप, उसको कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लाइक यू को उसकी नॉर्म से यानी कि उसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर ऑफ यू आ जाएगा, ओके। मैम नॉर्म क्या होता है? मैम लेंथ, नॉर्म क्या होता है किसके लिए? नॉर्म इज लेंथ, लेंथ, ठीक है, यानी कि उसका मॉडुलस, ओके। वेक्टर का मॉडुलस क्या है कि उसके कोफिशिएंट को स्क्वायर का सम स्क्वायर रूट में जो लेते हैं। आई थिंक हम उस दिन कर चुके हैं इस पॉइंट को। तो जैसे मान लो हमें ये v गिवन है
और उसकी लेंथ फाइंड करनी है, या फिर वो वर्ड चेंज करके दे दे कि नॉर्म फाइंड करनी है, तो नॉर्म इज लेंथ। ठीक है, तो ये जो टू पैरेलल लाइंस के बीच में ये शो कर रहा है, तो इसको लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट है ना, आई जे के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम लेंगे हम स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या आ गया, द यूनिट वेक्टर u इन द सेम डायरेक्शन एज v, यानी कि v की डायरेक्शन में ही हमने u लाइक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, u इज इक्वल टू, यानी कि इस वेक्टर v को इसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। कि अगर हमें सिर्फ एंगल गिवन है तो हम किसी वेक्टर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वेक्टर u यानी कि किसी वेक्टर को cos थीटा इंटू आई प्लस साइन थीटा इंटू जे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे कि फाइंड द वेक्टर ऑफ लेंथ 2 दैट मेक्स एन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, यानी कि जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो पाई बाय 4 ही होगा। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन फिर 180 में से पाई बाय 4 माइनस, क्योंकि टोटल क्या हो जाता, नेगेटिव 180 हो जाता, उसमें से फिर पाई बाय 4 सबट्रैक्ट करके रिक्वायर्ड एंगल आ जाता। ठीक, तो v को हमें कैसे फॉर्म करना है कि एंगल हमें गिवन है और इसकी लेंथ 2 है। ठीक है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। a क्या आ जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू 2, यानी कि जो भी इसकी लेंथ है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि या तो आउटसाइड मल्टीप्लाई करके ले लो या फिर हम इनसाइड दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि अगर एंगल गिवन है तो वेक्टर भी इस तरह से फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली फाइंड द एंगल द वेक्टर, ये अब इसमें क्या करना है, हमें एंगल फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे कि ये यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, ये आ गया, और फिर हम इसको कंपेयर कर लेंगे cos थीटा sin थीटा से। ये समझ आ रहा है? यस मैम। मैम इन्होंने थीटा 5 पाई बाय 6 कैसे निकाला? देखो कंपेयर हमने बोथ साइड किया, लाइक कि cos थीटा क्या है, माइनस 3 पाई बाय 2 है, यानी कि पहली वाली जो i का कोफिशिएंट क्या होता है वो cos थीटा होता है और j का sin थीटा। ठीक है, तो किसी से फाइंड कर लो, इसमें देखो विच इंक्लूड, क्योंकि cos थीटा नेगेटिव कब होगा, cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस ये वैल्यू है पाई बाय 3 की, एक सेकंड, ये है पाई बाय 6 की, सॉरी पाई बाय 6 की ये वैल्यू है √3/2, यानी कि 30 की, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, बट ये नेगेटिव है, इट मीन्स कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि यू नो पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में से साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड में cos और tan और cot पॉजिटिव होंगे, फोर्थ में कोसेक और सेकंड जो पॉजिटिव होगी, तो ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस, क्योंकि वैल्यू किसकी है, पाई बाय 6 की है, तो पाई माइनस पाई बाय 6 कर रहे हैं, इसलिए ये 5 पाई बाय 6 आ गया है। ओके, ये शॉर्ट में दे दिया क्योंकि ये मतलब हम पहले क्लासेस में कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट में ये सिंप्लीफिकेशन दे दिया है। ओके, यस मैम। क्योंकि देखो साइन 1/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट पे भी क्या है, पॉजिटिव ही है, तो इसलिए अगर पाई बाय 6 लेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी वही होगा 1/2 और फर्स्ट में भी वही होगा, इसीलिए तो हम साइन से हम कंक्लूड नहीं कर सकते, हम करेंगे कॉस से, क्योंकि कॉस नेगेटिव है और वो सेकंड में है, क्योंकि ऐसा तभी होता है कि साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, इसीलिए। ओके,
देखो वैसे भी इसमें ये जो u या v हमने वेक्टर्स लिए हैं, अगर वो जो सर्कल में दिख रहा है ना जो गिवन है, तो हम यहाँ से भी u या फिर v जो भी ले रहे हैं साइन कोस में उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेक्टर है v, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन फाइंड करना है, एंगल हमें पहले से ही गिवन है। तो ऑब्वियसली जो साइन क्या होगा, साइन हो जाएगा लाइक परपेंडिकुलर साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो वहां से ये वैल्यूज फाइंड की गई है साइन और कोस की, इसीलिए हम उसको एंगल की फॉर्म में, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं ये, इसीलिए हम इसको साइन और कोस की फॉर्म में ले रहे हैं इस एंगल को। ये समझ हुआ? ये समझ आया? यानी कि कोई भी हमने अगर यूनिट वेक्टर फाइंड किया, तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के बाद आई और जे के जो कोफिशिएंट होंगे वो कोस एंड साइन की वैल्यू होंगे, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू होंगे। ठीक है, ये हुआ क्लियर? हम आगे बढ़े? यस मैम। अच्छा ठीक Yes, है, ma'am. आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय लेंथ एंड अ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। यानी कि लेंथ गिवन हो और अगर एक वेक्टर अलग मतलब दूसरा वेक्टर गिवन है सेम डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लाइक लेंथ गिवन है, यानी कि यहाँ पे मान लो जैसे एग्जांपल है कि उसकी लेंथ v की गिवन है 5। अब एक दूसरा वेक्टर और गिवन है, तो सबसे पहले जो दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा कि एक दूसरा वेक्टर है ना जो सेम डायरेक्शन में, उसकी पहले हम उसका पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे और उसको इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट मतलब आई जे के जो भी है उनके कोफिशिएंट क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर के। ठीक, तो इसमें वेक्टर ए बी क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वी, तो सबसे पहले हमें वी फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स फाइंड होंगे। ठीक है, तो पहले वी फाइंड कर लिया, तो पहले सबसे पहले तो हमें ए बी फाइंड करना है पॉइंट से। ठीक, तो पहले हमने ए बी फाइंड कर लिया, फिर उसकी लेंथ फाइंड कर ली, फिर हमने उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड करके। ठीक है, आई जे के में क्यों नहीं किया, सिर्फ कंपोनेंट में रखा है, इसको हम आई जे के साथ मल्टीप्लाई करके भी इसके कंपोनेंट्स को हम लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमें कंपोनेंट्स ही फाइंड करने हैं इसलिए इसने कंपोनेंट्स में रखना है। तो वी क्या होगा, जो लेंथ गिवन है वी की इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ अनदर जो कि उसकी सेम डायरेक्शन में है। ओके, ये आ गया। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये अच्छे से समझ तो आ गया ना, प्रैक्टिस करोगे तो फिर और भी बेटर समझ आ जाएगा। जी मैम। और आगे करते हैं। वो मैंने नोम इसलिए बताया था क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कभी वर्ड चेंज करके देंगे, तो नोम मतलब कि वही देखो कंपोनेंट की फॉर्म में दे दी। एग्जांपल जैसे कि नोम ऑफ अ वेक्टर क्या है, एक्चुअल में लेंथ है, और लेंथ क्या
कि जो भी आई जे या फिर जो भी मान लो ऑर्डर्ड उसमें गिवन है या कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट मतलब कि एक ब्रैकेट में वैल्यूज गिवन होंगी, तो या तो 2D होगा या 3D होगा, जो भी हो। अगर 2D है तो ऑब्वियसली उन दोनों के स्क्वायर का सम ले लेंगे, वो भी स्क्वायर रूट में। अगर मान लो 3D वेक्टर है 3, तो हम तीनों के स्क्वायर का सम ले लेंगे स्क्वायर रूट में, वो इसकी नॉर्म या फिर लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में क्या है, एक 2D वेक्टर गिवन है, एक 3D गिवन है। हाँ, टू यानी कि u और सॉरी v अलग अलग गिवन है, ये 10 टाइम्स ऑफ v एंड w, इनकी नॉर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो पहले v की फाइंड कर ली, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके पहले उनके कोफिशिएंट यानी कि 10 टाइम्स ऑफ v क्या हो जाएगा -20 एंड 30, तो दोनों के स्क्वायर का सम स्क्वायर रूट में ले लेंगे और ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही w की नॉर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इससे कंक्लूड क्या हुआ, यानी कि अगर हमने v को 10 टाइम्स लिया तो उसकी नॉर्म भी 10 टाइम्स हो गई, ये हमने कंक्लूड किया। इट मींस कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्केलर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, उसकी नॉर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मतलब स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, फिर अगर हमने उसकी नॉर्म फाइंड किया, लेंथ फाइंड की, तो रिजल्ट क्या आएगा कि उस स्केलर की एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू लेंथ या फिर नॉर्म ऑफ द वेक्टर। क्लियर, यानी जो इक्वेशन ये 11th मेंशन है ना, वो यही कंक्लूड कर रहा है। जैसे कि हमने 10 टाइम्स ऑफ v लिया था, तो हमारा रिजल्ट क्या है, 10 टाइम्स ऑफ नॉर्म ऑफ द वेक्टर, यानी कि नॉर्म ऑफ v आई थी वो √13 आई थी, तो ये 10 टाइम्स में मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि हमने वेक्टर को भी 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। तो मीनिंग इज दैट क्लियर। अब इन्होंने काफी टॉपिक्स आगे पीछे दे दिए, जैसे कि यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब कि जैसे हम किसी लेंथ ब्रेथ किसी को भी मेजर करते हैं, तो ये वेक्टर को मेजर करने की यूनिट है, जैसे कि इंच सेंटीमीटर या जो भी हम ले रहे हैं यूनिट। बट जो वेक्टर को मेजर करते हैं वो इन वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर से करते हैं। तो अगर हम आई लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है 1,0। क्यों, अगर 2D में हम ले रहे हैं तो, क्योंकि फर्स्ट क्या है, ये अलोंग एक्स एक्सेस, यूनिट वेक्टर क्या है, अलोंग एक्स एक्सेस है ये आई, जे क्या है, अलोंग वाई एक्सेस है, इसलिए अगर हम जे को ले रहे हैं तो ये 0,1 होगा। क्यों, क्योंकि अलोंग वाई एक्सेस क्या होगा, एक्स 0 हो जाएगा और वाई 1 रहेगा। सिमिलरली 3D में लेंगे हम तो आई क्या हो जाएगा 1,0,0, क्योंकि वाई और जेड 0 है, जे क्या हो जाएगा 0,1,0, क्योंकि एक्स भी 0 है वाई भी 0 है, और के में 0,0,1, यानी कि फर्स्ट दोनों 0 हो गए, एक्स वाई, और जेड हमारा 1 है। क्लियर, ये क्लियर हुआ। यस मैम, हाँ, यस मैम। चलो आप देखते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लाइक हम कैसे करेंगे कि अगर हमारा यानी कि जो आई के कोफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे के कोफिशिएंट को जे से करेंगे, के प्रोडक्ट को के से करेंगे, क्योंकि अदर 0 हो जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर ऑर्डर में गिवन है तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, पहले को पहला जो है हमारा कंपोनेंट उसको पहले से करेंगे कट, दूसरे को दूसरे से करेंगे, 3D स्पेस में है तो तीसरे को तीसरे से करेंगे, यानी कि u1 u2 गिवन है तो उसको u1 को v1 से करेंगे, u2 को v2 से करेंगे। अगर मान लो इधर गिवन है u3 भी गिवन है तो उधर v3 से करेंगे। ओके, तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो स्ट्रेट वे में हो गया, हमने जो किया था वो एंगल के साथ किया था, या फिर हम अगर आई जे के वाली फॉर्म में गिवन है तो किया था। तो हम दोनों में से किसी भी में से कर सकते हैं, जैसे भी हमारा क्वेश्चन गिवन है। ओके, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। यस मैम, यस मैम। ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ये हम कर चुके थे कि अगर हमें cos थीटा मतलब एंगल फाइंड करना है, टू वेक्टर्स गिवन है, तो हम इस तरह से cos थीटा इज इक्वल टू u इंटू वी, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे दोनों की लेंथ के प्रोडक्ट से, यानी कि u डॉट वी ओवर नॉर्म या फिर लेंथ ऑफ u इंटू लेंथ ऑफ v, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट के थ्रू एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो ये तो कर लोगे, ये हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक दो मतलब छोटा मोटा कर चुके हैं, इजी है ये क्लियर है। यस मैम। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप एक ये बता दोगे जब cos थीटा ही हाँ दिया हो तो फिर उसकी वैल्यू वैल्यू कैसे निकालनी है? मतलब क्या दिया हो क्या,
मैम मतलब जैसे इसमें क्वेश्चन में cos थीटा इज इक्वल टू -11/21, तो मैम ये कैसे निकालें मतलब माइनस, एक सेकंड, क्या क्या? 11/21, 11 cos बाई थीटा इज, 21। यस मैम, देखो मैम ये ये कैसे आ गया, निकालेंगे? ये तो cos थीटा की वैल्यू आ गई और हमें चाहिए वेक्टर। तो थीटा क्या जाएगा? 21। ठीक है, एक सेकंड, ये क्या आया थीटा क्या आ जाएगा? हमारा पेज? देखो हमें फाइंड करना होता है, या तो ये कहे कि सिर्फ हमें cos थीटा फाइंड, एंगल फाइंड करवाया है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -11/21, ये यही रहेगा सेम, इसको मैं रिड्यूस नहीं करना। थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा cos इनवर्स -11/21। ठीक है, ओके मैम, तो मतलब ये जो उन्होंने क्योंकि लिख टेब, दिया मैम हाँ, अप्रोक्सीमेट। इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि चेंज होगा भी नहीं, टेबल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये 11, ये जो माइनस साइन है वो रिमूव क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये cos क्या है, इवन फंक्शन है, अगर इसमें एंगल नेगेटिव भी हो जाता है, होता है तो भी पॉजिटिव ही ले लेते हैं इसमें। ठीक है, ओके मैम, तो तो मतलब ज्यादा से आगे ज्यादा इसको ये हो फर्दर करने सकता की है। जरूरत नहीं है? हम्म, तो मतलब इसको फर्दर करने की जरूरत नहीं है? फर्दर करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर v, अगर कोई वेक्टर गिवन है, कैन बी कंप्यूटेड बाय नॉर्मलाइजिंग v एंड रीडिंग ऑफ, ओके, यानी कि हम इसको पहले, सबसे पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर वो किसके इक्वल होता है, वो होता है l इंटू कॉस अल्फा प्लस cos बीटा इंटू जे, सॉरी i इंटू कॉस अल्फा प्लस cos बीटा इंटू जे प्लस cos गामा इंटू के, ये इसके इक्वल होता है। और डायरेक्शन, और ये क्या है, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस है, क्या, ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इन तीनों के स्क्वायर का सम क्या होगा, 1 होगा ऑलवेज। इसी रिलेशन से हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट फाइंड करवाया एग्जांपल 3 में, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर, गिवन वेक्टर ना। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर आ गया, यानी कि वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड करके। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, यानी कि 1/3 क्या है, cos अल्फा है, क्यों, क्योंकि v अपॉन v, यानी कि पहला वाला जो आया है आयोटा, देखो i का बोथ साइड हम कोफिशिएंट देखेंगे। ठीक है, जैसे ऊपर डायरेक्शन कोसाइन क्या था, i का कोफिशिएंट क्या है, cos अल्फा है, तो लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे कि i का कोफिशिएंट क्या है, वो 1/3 है, ऐसे j का कोफिशिएंट क्या है, -2/3 है। ठीक है, तो cos बीटा क्या है, -2/3, cos अल्फा क्या है, 2/3, यानी कि i j के कोफिशिएंट है, ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी देख लेंगे कि क्या क्या कोफिशिएंट है और इनको इक्वल ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें देखो कैलकुलेटर अलाउ है, तो तुम इनकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करके दिखा दोगे, नहीं तो इसी फॉर्म में रहने दो, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3, बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -2/3, गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, बस इतना ही लिखना है। ये जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज गिवन है ये लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट वैल्यू ले लोगे, क्योंकि वो वैल्यू लिखना नेसेसरी नहीं होता जो टेबल में नहीं है, यानी कि जो 15 के मल्टीपल में नहीं है, जैसे 30, 45, 60, 90, ये अगर इनके 15 के मल्टीपल में वैल्यूज नहीं गिवन है तो उनको लिखना मैंडेटरी नहीं होता, हम ऐसा लिख सकते हैं, उसमें भी फुल मार्क्स ही मिलेंगे। ओके, यस मैम। हाँ, तो चलो अब क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ अ क्यूब एंड वन ऑफ इट्स एज, यानी कि इसने पूछा है कि कोई भी इसकी एज और इसके डायगोनल के बीच में जो भी एंगल होगा, यानी कि हमने अल्फा कंसीडर कर लिया, तो वो हमें फाइंड करना है। डी क्या है, डायगोनल है, और उसको हमने एक वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 3D स्पेस में है, अगर हम क्यूब ले रहे हैं तो ऑब्वियसली, तो डी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इंटू वाई प्लस ए इंटू जे प्लस ए इंटू के। हम ए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये क्यूब है, तो तीनों का कोफिशिएंट ऑब्वियसली ए ही आएंगे, क्योंकि साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक, तो हमने डी को ले लिया, तो
कॉस अल्फा क्या होगा? देखो हम वैसे हम क्या लेते हैं, अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी भी लाइक वेक्टर और उसके नॉर्म या फिर लेंथ को डिवाइड करके हम एंगल्स को लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही एंगल फाइंड करना है, इसीलिए हम सिर्फ आई का जो कोफिशिएंट होगा बोलेंगे। यहाँ पे देखो आई ओवर जो नॉर्म ऑफ आई लिया है ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है, इसको लेना नेसेसरी नहीं है, हम सिर्फ डी ओवर नॉर्म ऑफ डी ले सकते हैं। फिर हम cos अल्फा क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई का कोफिशिएंट लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे रूल के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos अल्फा क्या होता है, cos अल्फा क्या है, आई का कोफिशिएंट है। तो फर्दर अगर हम डी का भी फाइंड कर रहे हैं तो वो भी आई का कोफिशिएंट ही लेंगे और वो हमारा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो बस इतना ही लिख सकते हो 1/√3, इसको अप्रोक्सीमेट लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। यस मैम। अब ये डिकम्पोजिशन वेक्टर्स इनटू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि डिकम्पोजिशन मतलब कि हमें एक तो होता है कि हमें सम फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सम को स्प्लिट करना है, ठीक है, डिकम्पोज करना है मतलब स्प्लिट करना है टू वेक्टर्स के सम में, और वो कैसे लेने हैं, इनटू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ठीक है, मतलब कि ये मतलब इन दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर हो, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में इसके कहने का मतलब हम ये समझ सकते हैं, फाइनली इसका तो हमें फॉर्मूला यूज करना है, राइट। अगर हमें डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स करना हो तो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में, एक मिनट, इन्होंने ई हम क्या ले रहे हैं, फर्दर नीचे देखें, देखो ये है सपोज E1 एंड E2 आर, नीचे बॉटम में, टू ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स इन टू स्पेस, ठीक, और कैसे ले रहे हैं हम, एंड सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस अ गिवन वेक्टर v एज अ सम, कि लाइक हम v वेक्टर को इस तरह से सम में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या करना है कि किसी सम को स्प्लिट करना है वेक्टर्स में, ठीक है। तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, so that w1 is a scalar multiple of e1 and w2 is a scalar multiple of e2, इस तरह से हम ले रहे हैं और हमें फर्दर इनकी वैल्यूज में एक्सप्रेस करना है फर्दर, वो ही हमारा डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। तो v को हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, बोथ साइड हमने e1 e1 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, कैसे कि k1 इंटू e1 पहले से गिवन था, अगेन e1 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक e1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और e1 इंटू e2 ये क्या लिया है, ये 0 हो जाएगा, यू नो व्हाई, क्योंकि ये हम ऑर्थोगोनल ले रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर ले रहे हैं इसको, एक दूसरा वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, तो वहां पर क्योंकि लाइक हम जब ये डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हैं तो हम कोस एंगल लेते हैं कोस में, ठीक है, और अगर कोस 90 क्या होगा, 0, इसीलिए क्या है e1 इंटू e2 क्या है, 0 हो गया यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ये और मतलब ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर है ये, तो ये क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ अगर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, e1 इंटू e2 का ये 0 हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 लिया है, और इधर क्या होगा e1 इंटू e1, ये हो जाएगा e1 का ये स्क्वायर, यानी कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, नॉर्म वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड इज इक्वल टू, और ये E1 ये क्या लिए थे हमने, यूनिट वेक्टर्स लिए थे,
तो ऑब्वियसली इसका जो लाइक स्क्वायर होगा, ठीक है, वो 1 ही आएगा, इसीलिए ये K1 ही आया। ऐसे ही अब हमने E2 से मल्टीप्लाई करके लिया तो सिर्फ K2 आ जाएगा। तो अगर हम V को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं कि V इंटू E1 प्लस V इंटू फाइनली, क्योंकि हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। ये तो सिर्फ प्रूफ है कि कैसे आया। फर्दर हम ये जो इक्वेशन 10th वाला है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है, कि हम किसी वेक्टर को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। फाइनली हमें ये करना है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, तो मैं यहाँ गिवन है E1 E2 गिवन है, तो V को हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। तो V को हम कैसे कर सकते हैं, V इंटू E1, ठीक है। तो V इंटू E1 हमने फाइंड कर लिया, V इंटू E2 फाइंड कर लिया। अब सो वेक्टर कंपोनेंट्स ये आ गए फाइनली, ठीक है। यानी कि हम इनको ऑर्डर्ड पेयर में भी रख सकते हैं, यानी कि उसमें भी रख सकते हैं, यानी सिर्फ कंपोनेंट वाली फॉर्म में भी रख सकते हैं, V इंटू E1 और V इंटू E2 को, ओके। और ऊपर यहाँ पर इक्वेशन देखो, 8th में देखो, इक्वेशन 8th में क्या है, V इंटू E1 एक्चुअल में क्या है, norm of V into cos theta, ठीक है। सिमिलरली norm of V into sin theta है ये इक्वेशन 8th में। एक सेकंड, अच्छा इसके बाद लिए ही नहीं है, 789। अच्छा, वेक्टर्स कंपोनेंट को शो कर दिया, नथिंग एल्स, यानी कि जो V को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, V क्या है, इनका दोनों का टोटल है, तो इसने सिर्फ यही दिखाया सेपरेटली, बाद में हम इनको ऐड करके दिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि V इंटू E1 क्या है, नॉर्म ऑफ V इंटू कॉस थीटा, और V इंटू E2 क्या है, नॉर्म ऑफ V इंटू साइन थीटा, ठीक है। या तो हम इस वे में ले लें या इस वे में ले लें, फिर इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज इसमें V में पुट कर दोगे, इसने दिखाया नहीं है, जो इक्वेशन 10 है ना उसमें दिखाया नहीं, सिर्फ अच्छा इन्होंने सिर्फ कंपोनेंट्स पूछे हैं, इसीलिए इन्होंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में फाइंड किया। सॉरी मिस्टेक, कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट P अलोंग E1 एंड E2, तो स्केलर कंपोनेंट फाइंड करवाए, सिर्फ इसीलिए इतना ही किया इन्होंने, ठीक है, इसीलिए इतना ही किया। नेक्स्ट क्या है, अब ये एग्जाम्पल 6 गिवन है, रोप इज अटैच टू 100 मीटर ब्लॉक ऑन रैम्प। ये हमें गिवन है फिगर, और हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मच फोर्स डज द ब्लॉक, ओके। तो हम डिनोट कर लेंगे जो रिक्वायर्ड है हमें, लेट एफ बी डिनोट द डाउनवर्ड्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक। तो यानी कि इसकी लेंथ गिवन है, ठीक है। एक्चुअल में जो एल बी जो गिवन है वो इसकी, सॉरी लेंथ नहीं, ये हम फोर्स ले रहे हैं तो इसकी नॉर्म ले ली, ठीक है, इसकी नॉर्म ले ली, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली इसकी, वो 100 गिवन है। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, F1 F2 B द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ V पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर टू द रैम्प, ठीक है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है। और F1 यानी कि फर्स्ट को हम कैसे लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला किया है, देखो इस तरह से हम ले सकते हैं। F1 की जो लाइक नॉर्म है वो F इंटू कॉस थीटा हो जाएगी, एंगल हमें पहले से गिवन ही है यहाँ पे 30 डिग्री, एक सेकेंड 30, ये क्या, इंक्लाइन at angle 30 with the ground and how much does force, okay।
वन सेकेंड, मैं भी इसको समझाती हूँ कि ये क्या है, बी क्या है। ओके, हमने F1 एक पैरेलल ले लिया और एक परपेंडिकुलर ले लिया, और ये है लाइक ये इंक्लाइन तो है, लाइक जो बॉटम है वो 30 पे, और एक सेकंड, F1 और F2 ले रहे हैं, ठीक है। ये रिजल्टेंट जो F है, जो हम F ले रहे हैं, रिजल्टेंट ले रहे हैं, वो एक्चुअली 60 क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि एक्चुअली हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, और जो इंक्लाइन है वो 30 पर है, तो लेफ्ट जो एंगल है हमारा वो इसीलिए आ गया। ये समझ आ रहा है? ये क्लियर हुआ? यानी जी कि मैम। ये इससे 60 डिग्री क्यों फॉर्म कर रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म है हमारा एक तरह से, ठीक है। तो 90 डिग्री तो एक एंगल होगा, और एक जो गिवन है इंक्लाइंड वो 30 डिग्री ग्राउंड से, ठीक है। तो इसीलिए हम ये 60 डिग्री एंगल ले रहे हैं। तो मैं फाइंड हाउ मच द फोर्स डज द ब्लॉक एक्सर्ट अ रैम, force must be applied to the rope in the direction to the ram. Prevent the block from down the ram. Okay, ठीक है। यानी कि जो F2 हम ले रहे हैं और हमें क्या गिवन है, F गिवन है, ठीक है। दोनों का रिजल्टेंट जो हम ले रहे हैं वो हमें गिवन है, ठीक है। तो हम उनको लाइक जो रिजल्टेंट है रैम के, तो F1 जो परपेंडिकुलर पैरेलल जो ले रहे हैं हम, उनके टर्म्स में हम इसको फाइंड करेंगे। जो एंगल ये तुम्हें समझ आ रहा है हमने 60 क्यों लिया है, ये बी में एंगल समझ आ रहा है, ये बी जो हमारा फिगर है वो ले आओ। मतलब यस मैम, वो राइट एंगल करके इसलिए। और यही हमारा रिलेशन है थोड़ी देर पहले जो हमने फॉर्मूला किया था ये, ठीक है। तो इनको जब हम स्प्लिट करेंगे तो इस पे मैं एंगल के थ्रू इसको ले सकते हैं, यानी कि F1 इज इक्वल टू F नॉर्म ऑफ F इंटू cos 60 ले लेंगे, और सिमिलरली sin 60 ले लेंगे। तो ये हमारा F1 और F2 की नॉर्म फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। वेक्टर्स कंपोनेंट ऑफ V along with E1 E2, जो अभी थोड़ी देर पहले हम करके चुके थे, E1 E2 and are also called orthogonal projection of V on E1 and E2। और इन्हें हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन along E1 of V is equal to V dot E into E, सॉरी E1 into E, और ऐसे E2 का ले लेंगे हम। तो E क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अगर सिर्फ E में लेंगे V का, तो प्रोजेक्शन अलोंग E ऑफ V इज इक्वल टू V इंटू E इंटू। अगर कोई भी अनदर यानी कि वेक्टर B है, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग V एंड अप्लाइंग ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन एन आर्बिट्री नॉन जीरो वेक्टर, यानी कि यहाँ तक तो हमने E1 E2 की बात की। अगर कोई और हमारा नॉन जीरो वेक्टर है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ V ऑन अलोंग विद B, ये आ जाएगा V इंटू B इंटू V ओवर नॉर्म ऑफ, एक सेकंड, क्योंकि हम यहाँ पे, हाँ एक V इंटू E, एक्चुअल में E क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पर हम V का हम जो B है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया, इसलिए E इनसाइड और आउटसाइड B E की जगह दोनों जगह हमने B ओवर लेंथ ऑफ B ली है, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा, नथिंग एल्स।
तो चलो इस एग्जांपल से समझ आ जाएगा। फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वी, ठीक है, ऑन बी। बी गिवन है और वी गिवन है, ठीक है, तो वी इंटू बी फाइंड कर लेंगे, ठीक है, और बी स्क्वायर, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि बी फाइनल जो फॉर्मूला एक क्वेश्चन 12th में है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, वो क्या है वी इंटू बी ओवर बी नॉर्म का स्क्वायर इंटू बी। तो पहले हमने v इंटू बी फाइंड कर लिया, वो 4 आ गया, फिर नॉर्म ऑफ बी स्क्वायर फाइंड कर लिया, वो 8 आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फाइनली बी को इससे मल्टीप्लाई करना है राइट हैंड साइड में, दैट इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ बी, ठीक है। वर्क डन में क्या है कि तुम्हें दो तरीके से वो दे देंगे, या तो तुम्हें वेक्टर दे देंगे दोनों के, फोर्स और डिस्टेंस के, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो फाइनली जो फॉर्मूला गिवन है, जो ये है नीचे एग्जाम्पल 8 से जस्ट ऊपर, तो वर्क क्या है, फोर्स की नॉर्म, जो फोर्स गिवन होगा इनटू कॉस थीटा, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वेक्टर ये गिवन होगा, उसकी नॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू वही नॉर्म ऑफ फोर्स इनटू गिवन थीटा, यानी कि गिवन एंगल, इनटू जो डिस्टेंस वेक्टर है वो मल्टीप्लाई, उसकी नॉर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। या कांस्टेंट फोर्स गिवन है 10 N, हैंडल एंड एंगल 60 डिग्री, यानी कि cos 60 ले लेंगे, विद द हॉरिजॉन्टल हाउ मच वर्क डन द मूविंग वैगन 50 फीट। तो ये हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो बस इनको मल्टीप्लाई कर देना इनटू कॉस में एंगल लेके, ठीक है, बस ये आ गया। इस तरह से फाइंड कर लोगे वर्क डन वगैरह अगर गिवन हो क्वेश्चन में तो। अच्छा ये तो आगे पीछे गिवन है, वही डायरेक्शन कोसाइंस ये गिवन है, नथिंग एल्स। ये तो हम थोड़ी देर पहले भी कर ही चुके थे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ नॉन जीरो वेक्टर। डिटर्मिनेंट्स यू नो वेरी वेल, ये क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होता है, ठीक है। तो ये लाइक अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो आई जे के को, यानी कि डिटर्मिनेंट के रूल से हम फाइंड करते हैं, आई जे के हमारे टॉप पर होंगे, बाकी जो वेक्टर्स के देखो बॉटम पे देखो एग्जांपल 3 में नीचे गिवन है, लाइक मैं ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है कि हमें आई जे के ये पहली वाली फर्स्ट रो में लिखना है, ठीक है, और ये 3/3 के लिए ही हम फाइंड करेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो 3/3 के लिए आई जे के, और बाकी कंपोनेंट्स लिख देंगे यू एंड वी के, और फिर डिटरमिनेंट वाले रूल से ही फाइंड कर लेंगे। तो ऑब्वियसली ये आई जे के की फॉर्म में ही रिजल्ट आएगा। और राइट हैंड साइड में देखो टॉप पे कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ये होगा, ठीक है। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं और उसकी नॉर्म फाइंड करें, ये थ्योरम 11.4.5, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अगर तुम्हें लाइक नॉर्म फाइंड करनी है फाइनली, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो आई जे के की फॉर्म में आएगा, फिर हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसकी हम नॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू अगर एंगल फाइंड करना है तो हम इस तरीके से करेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू यू क्रॉस बी की नॉर्म ओवर नॉर्म ऑफ यू इनटू नॉर्म ऑफ वी। area of parallelogram has u and v at the adjacent side, ये हो जाएगा a is equal to norm of u cross b v। अगर ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है तो लाइक एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए साइन 0 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, u क्रॉस b, ये 0 हो जाएगा।
इनको पहले समझ लेते हैं। ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट के अगर ऑर्डर चेंज किया तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये यानी कि जो फर्स्ट है थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि अगर हमने ऑर्डर चेंज किया तो नेगेटिव साइन के इक्वल आएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बी वाला पार्ट क्या है कि यू को हम वी और डब्ल्यू दोनों के साथ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन था, सी में क्या है राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया इसके साथ, ठीक है। यानी कि अगर हम स्केलर को मल्टीप्लाई करें तो किसी एक वेक्टर के साथ ही करेंगे, फिर उसका जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट वो दूसरे वेक्टर के साथ करेंगे, या तो यू के साथ करेंगे या फिर वी के साथ। ऑब्वियसली लाइक इटसेल्फ के साथ जो प्रोडक्ट होगा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि लाइक यहाँ पे शो किया या नहीं किया कि आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, बट अगर इटसेल्फ के साथ करते हैं तो वो जीरो आ जाता है। अगर हम इटसेल्फ के साथ करते हैं ना प्रोडक्ट तो वो देखते हैं आगे है। एक्सरसाइज वगैरह है, अगर देख लेना फिर एक्सरसाइज ट्राई कर लेना है ना। ये तो रूल्स ऑफ वेक्टर अरिथमेटिक। पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन समझा दो। कौन सा पैरेललोग्राम वाला? ये आपने बोला था ना वो पैरेललोग्राम, यस मैम। ये वाला, ये पैरेललोग्राम, ये तो सम है, सम ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये तो सम ऑफ वेक्टर है। यानी कि अगर हमें F1 एक वेक्टर गिवन है, एक F2 गिवन है, तो जो इसका डायगोनल है वो रिजल्टेंट है, यानी कि दोनों का सम है, ठीक है। यस। तो इन सबको रिवाइज कर लेना, और फिर मुझे जो रिफ्लेक्शन वाला जो तुम्हारा गिवन हो उसमें हमारी बुक में कितना पोर्शन है और किस किस के अराउंड में वो करवा रहे हैं वो मेरे पास एक बार सेंड कर देना जब भी टाइम मिले, फिर हम रिफ्लेक्शन वाला कर लेंगे। और जो लेटर स्क्वायर वाला भी बुक में है, एक्चुअली कहने के ईच टॉपिक बहुत ब्रॉड होता है, बट अभी तुम्हारा कौन कौन सा वो करवा रहे हैं तो हम उसी डायरेक्शन में करें जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा, फिर हमें जो भी हमारा एग्जाम में आ रहा है हम वही कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए तो जो थर्ड यूनिट का जो लेटर स्क्वायर वाला पार्ट है वो मतलब वो सारे टॉपिक्स जब भी टाइम मिले सेंड कर देना, और ऊपर से वो रिफ्लेक्शन वाला भी, ओके। ओके मैम, ये मैम और ये एरिया वाली ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था, वो आप करा दोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो वेक्टर में है, यस, यस मैम। और मैम ये पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन कौन से उसमें था पेज नंबर पे? कौन सा? मैम पैरेललोग्राम वाला जो क्वेश्चन था। एक सेकंड में देखती हूँ कौन सा वाला है, मुझे बताना कौन सा वाला। ये तो रिजल्टेंट है, जो मिड वाला है ना वेक्टर वो इसका रिजल्टेंट है, F1 F2 यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे वो, मैम पेज नंबर ठीक क्या है। था ऊपर ये लिखा है? 781 है। 781। हम्म। ओके मैम। तो एक्चुअल में जो जो मिड वाला जो हमारा डायगोनल है, जो अगर हमने पैरेललोग्राम फॉर्म किया तो जो डायगोनल है वो इनका रिजल्टेंट है, यानी कि इन दोनों का सम है F1 F2 का, दैट्स इट। ओके मैम। और मैम ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मैम उस पे पेज नंबर 799 पे। 799 पे, एक सेकेंड, एक मिनट, इधर तो है 796 है, मुझे एक मिनट देखती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किधर है? ये 799 तो बिल्कुल ये लास्ट है। में 799 के बिल्कुल लास्ट में। अच्छा अच्छा ठीक है, यानी कि तो मैम इसमें हमें स्केलर 3 वर्टिसेस गिवन होंगे, ठीक है। तो ये हम डिटर्मिनेंट या वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं।
ओके इसमें क्या डिटर्मिनेंट ठीक है। वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, सिंपल। यानी कि तीनों पॉइंट्स को क्या है, हम इससे डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। यानी कि पहले वाली रो हो गई 2 2 0, दूसरे वाली रो हो गई, तो ये पता क्या होता है 1/2 लेंगे, वो भी सिर्फ डिटर्मिनेंट नहीं लेंगे, 1/2 डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स। ठीक है, मैं उसका फॉर्मूला भी सेंड कर दूंगी। अगर हमें वर्टिसेस गिवन होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर एरिया ऑफ यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल वगैरह हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमें वर्टिसेस गिवन है तो वो मैं फॉर्मूला सेंड कर दूंगी तुम्हें, है ना। अगर यहाँ गिवन नहीं है तो मैं कर दूंगी। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक और है, अगर हो आगे इसमें तो ठीक है, नहीं है तो मैं मुझे बता देना। एक वेक्टर्स को कोप्लानर शो करने के लिए एक कंडीशन होती है। कोप्लानर मतलब कि ये वेक्टर एक ही प्लेन में है। कोलिनियर में तो देखो सिंपल सा है, जो हम पहले भी करते थे ज्योमेट्री में, कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसका मतलब वहां पे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा, वो एक ही लाइन में है। एक कोलिनियर मतलब कि वो एक ही लाइन में है, और एक ही लाइन में जब 3 पॉइंट्स होंगे तो कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, इट मींस कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो किन्हीं पॉइंट 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर शो करना है तो जो डिटरमिनेंट के थ्रू एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं वो इक्वल टू 0 प्रूफ कर दो, दैट्स इट। ओके ठीक है, तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया। तो ये कंडीशन है, मैं सेंड कर दूंगी ये फॉर्मूला। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल सेंड करूंगी ना तो पॉइंट्स कोलिनियर की कंडीशन भी शो कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें अगर पॉइंट्स ओके कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। उसके थ्रू वो कोई अननोन वैल्यूज भी फाइंड करवा लेते हैं, जैसे मान लो कि भाई के की किस वैल्यू के लिए ये पॉइंट कोलिनियर है, तो वो इक्वल टू 0 लेके हमें वो पॉइंट भी फाइंड करना चाहिए, तो वो मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, साथ में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी फाइंड कर लेंगे उससे। उसको 2 ट्रायंगल ओके में डिवाइड कर देते हैं क्वाड्रिलेटरल को, और वही सेम फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। ओके जी मैम। ठीक है, करना फिर। हाँ, इसमें मैम तो कल कितने कल न करके तुम फिर, तुम्हारे थर्सडे को वो है ना पेपर, कितने बजे होगे फ्री फिर तुम थर्सडे को? मैम थर्सडे क्योंकि को तो नहीं हो एक्चुअली पाएगा, इसको तो तुम रात को फ्री होगा। प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद डाउट्स पूछोगे तो बेटर है। क्या थर्सडे को पेपर कितने बजे एंड होगा? मैम थर्सडे को वो तो मैम रात को होगा मैम 6:30 7 बजे। अच्छा अच्छा, तो कल को छोड़ मैम के आप मेरे फिर हम को थर्सडे को देखते हैं, या फिर वीकेंड पे देख लेना। या तो मैम वीकेंड वीकेंड पे पे तो रख मैं देख लेते हैं लूंगा। या फिर थर्सडे को। मैं कल बोल रहा था, कल आप सिर्फ समझा देना मुझे मैम वो वेन डायग्राम्स और वो, क्योंकि बाद में हम क्या पता टाइम ना मिले इतना। कौन सा वाला, कौन सा? मैम ये जो लास्ट का यूनिट है और साथ में वो रिफ्लेक्शन, मैम अच्छा बस अच्छा समझा ठीक है, देना तो थोड़ा मुझे बहुत। फिर उनकी इमेजेस सेंड कर देना फिर। ठीक है, इमेजेस मुझे मैं ठीक सेंड है कर मैम। देना। हाँ ठीक है ठीक मैम है, आज कल हम कर लेंगे फिर फिर। हम हाँ कल हम 1 बजे तक ही फिर। हाँ, हम तभी रख लेंगे। ओके मैम थैंक यू। ओके।